हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 32 है। 31 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को देखिए, जैसे कि एमपीपीएससी, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूके पीसीएस या फिर आरएस या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, लोग पूछते हैं हमेशा कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा, तो आप मेरे चैनल पर जाएँगे तो वहाँ पर एक प्ले लिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की। वहाँ पे आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 32 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और टेस्ट नंबर 32 तक देखें, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। योजना और प्रारंभ तिथि दिया गया है। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, उदय योजना 5 नवंबर 2015, सार्वभौम स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर 2015 और गंगा ग्राम योजना 5 जनवरी 2015। देखिए, इसमें आपको बताना है कि गलत युग्म कौन सा है। ठीक है, मुद्रा योजना ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया गया था। उदय योजना ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया था। सार्वभौम स्वर्ण बांड योजना ये आपका 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया था। और गंगा ग्राम योजना ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये जो है कि 5 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। देखिए, इसके तहत जो है कि गंगा के प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसके अलावा गाँव में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। देखिए, एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो है आपका सोनोग्राफी। देखिए, सोनोग्राफी बोल सकते हैं या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी बोल सकते हैं। यह पराध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीकी है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो गर्भावस्था में शिशु हैं उनका जो है कि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य होता है। देखिए, गांव में लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, मतलब अल्ट्रासाउंड भी इसी को बोलते हैं, या सोनोग्राफी बोल सकते हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी बोल सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं, ये तीनों बोल सकते हैं आप। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 के अनुसार, अनुच्छेद 130 के अनुसार, अनुच्छेद 128 के अनुसार, अनुच्छेद 127 के अनुसार। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय होगा, वो बताया गया है आपका अनुच्छेद 129 के में। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अभिलेख प्रमाणिक माने जाते हैं। ठीक है, और वो सुरक्षित भी रखे जाते हैं। देखिए, इसके निर्णयों को, जो इसका निर्णय होता है, इसके नज़ीरों के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों के सामने पेश किया जाता है और इस नज़ीरों से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको बाध्य किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए, अनुच्छेद 130 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में बात करता है और अनुच्छेद 128 बात करता है आपका उच्चतम न्यायालय की जो बैठक होती है, जो उसमें रिटायर्ड जो न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति के बारे में ये बात करता है। और अनुच्छेद 127 जो है कि तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक राज्य विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 198 के अनुसार, अनुच्छेद 192 के अनुसार, अनुच्छेद 199 के अनुसार, अनुच्छेद 204 के अनुसार। देखिए, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार जो धन विधेयक होता है वो राज्य विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है, तो विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो वो है आपका अनुच्छेद 198 के अनुसार। देखिए, जैसे केंद्र में, ये तो राज्य में है, लेकिन केंद्र में जो है कि जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। देखिए, पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष मतलब कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, तो वो था आपका एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये प्रावधान था इसमें। देखिए, एक और क्वेश्चन आता है कि इसके अनुसार परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अकॉर्डिंग। ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा जो है कि भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से लेकर के आपका 19 दिसंबर 1946 तक, मतलब कि 7 दिन तक जो है कि विचार विमर्श किया था। देखिए, इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था? तो इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा और वह अपने संविधान का निर्माण जो है कि स्वयं करेगा। देखिए, जो है कि भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का जो मूल स्रोत होगा वो कौन होगा? तो वो जनता होगा। इसमें ये सब सारी चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, भारत के महान्यायवादी को। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख करके दे सकते हैं? तो देखिए, वो लिख करके दे सकते हैं राष्ट्रपति जी को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 65 ईयर होता है। ठीक है। लेकिन अगर वो चाहें तो अपना त्याग पत्र जो है कि दे सकते हैं किसको? तो वो राष्ट्रपति को। वो अपना हस्ताक्षर सहित एक लेख द्वारा जो है कि अपना त्याग पत्र जो है कि राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको इनके पद से हटाने का अधिकार जो है कि राज्यपाल जी के पास नहीं है। इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए, लोक सेवा आयोग जो कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग हो, जो भी मतलब इनके अध्यक्ष हैं उनको पद से हटाया जाएगा केवल उनके दुर्व्यवहार के आधार पे। ठीक है। वो भी जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया जाने पे जब सर्वोच्च न्यायालय जो है कि इनकी जांच करेगा तब जाकर के वो हटाया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। देखिए, किसी भी राज्य का राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, 5 वर्ष के लिए की जाती है और ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 38।
देखिए वो कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 40। देखिए अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें उतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है? सोनभद्र, बलिया, सहारनपुर, हापुड़। देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है, सर्वाधिक प्रदेशों से अपनी सीमा बनाता है? तो वो है आपका सोनभद्र। देखिए सोनभद्र ये जो है कि 4 राज्यों से स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हैं वो? तो आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है और झारखंड है। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1999 में, 1997 में, 1996 में, 1998 में। देखिए उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में गौ सेवा की आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अधिनियम है 1999 का, उसके तहत जो है कि 1999 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, रायबरेली में, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में रेल सुरक्षा आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था? 25 अगस्त 1978 को, 25 अगस्त 1980 को, 25 अगस्त 1982 को, 25 अगस्त 1984 को। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 25 अगस्त 1980 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कि राज्य क्षेत्र में नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु जो है कि इसका गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ है? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद। देखिए पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो ये है आपका कानपुर में। बी ऑप्शन आपका सही है। भारत में कागज निर्माण में सबसे अधिक प्रयोग निम्नलिखित में से किसका होता है? रद्दी कागज, सेलुलोज की लुगदी, मुलायम लकड़ी, बांस। देखिए जो हमारे देश में कागज निर्माण होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किन चीज़ों का किया जाता है? तो वो किया जाता है बांस का। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1993 में। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया आपका 23 मार्च 1974 को। ए ऑप्शन आपका सही है। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन कब किया गया था? 1949 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में। देखिए पूछा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन कब किया गया? तो देखिए भारत में जो जनगणना सबसे पहले हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद से जो पहली संपूर्ण जनगणना थी वो जो है कि आपकी हुई थी 1881 में, और 1881 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होने लगी। लेकिन 1949 के बाद जो है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जनगणना कराई जाने लगी। तो इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन की 1949 में, ठीक है। जनगणना 2011 के परिणामों के अनुसार देश में कितने प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति स्नातक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है? 16.7%, 26.7%, 36.7%, 46.7%। देखिए जो जनगणना 2011 का जो परिणाम है उसके अकॉर्डिंग देश में कितने प्रतिशत परिवार जो हैं जिनमें कम से कम एक व्यक्ति स्नातक है या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है, तो कितने प्रतिशत लोग हैं?
तो ये हैं आपके 16.7%। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि संजय दुबरी एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में। संजय दुबरी और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये किस प्रदेश में सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज का क्वेश्चन है ये कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बहराइच, महाराजगंज, रामपुर, इलाहाबाद। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरा फेसबुक पे पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट ये इंस्टाग्राम की आईडी है, और स्टडी विद श्री जो है कि टेलीग्राम की हमारी आईडी है। इन सब सारों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।